हाय गाइस, दिस इज़ आशुतोष शर्मा। ये वीडियो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा था लेटर राइटिंग। इस वीडियो में हम लोग एसे राइटिंग को डिस्कस करेंगे। अगर आप IBPS PO का मेंस देने जा रहे हो या फिर SBI PO का मेंस दे रहे हो इस साल, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। इस वीडियो में मैं आपको एक एसे टाइप करके दिखाऊंगा पूरा लाइव इसी वीडियो में, एंड इसी के साथ मैं आपको वो सारी मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपको नहीं करनी एग्ज़ाम में। कैसे एक परफेक्ट एसे लिखना है हमें एग्ज़ाम में, ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, तो जब आप IBPS या फिर SBI PO का मेंस दोगे तो डिस्क्रिप्टिव में एसे में आपको 3 टॉपिक्स गिवन रहेंगे। आपको इन 3 टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक चूज करके उस पर एसे लिखना है। वर्ड लिमिट क्या है एसे की? जो वर्ड लिमिट है वो है 250 वर्ड्स। वर्ड का काउंटर वहाँ पे स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले रहेगा। नीचे नीचे आपको बताता रहेगा कि आपने कितने वर्ड्स लिख लिए हैं अभी तक। वर्ड लिमिट पे हमें स्टिक रहना है। अगर 250 वर्ड की वर्ड लिमिट है तो 240 से 250 इसी के बीच में हमें अपने वर्ड्स रखने हैं, यानी कि 240 से 250 के बीच में। अगर आप 270 वर्ड्स पे चले जाओगे या फिर आपने उससे कम रखा 220 230, तो सॉफ्टवेयर जो है जो आपके आंसर्स चेक करता है वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। इसलिए ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी वर्ड लिमिट मेंटेन करके चलनी है एग्जाम में। अब जो लेटर राइटिंग की वीडियो मैंने इससे पहले निकाली थी, उसमें बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर आपने इतना अच्छा लेटर लिखना कहाँ से सीखा, कहाँ से ये सब टिप्स आपको पता चली। तो ये सारी की सारी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रिपरेशन मैंने करी थी बैंकर्स यूनिवर्सिटी की ई बुक से। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी बुक है वो। ये ई बुक है वो। इससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अगर कोई भी इससे अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहता है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में, तो इस ई बुक को मैं आपको सजेस्ट करूँगा, इससे अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अब हम लोग आ जाते हैं अपने एसे पे। तो आज मैं आपको एक एसे टाइप करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, टाइम लिमिट की बात करें तो कंसोलिडेटेड टाइम लिमिट रहती है एग्जाम में 30 मिनट की। 5 मिनट आप लेके चलिए कि 5 मिनट आपके किसी ना किसी वजह से वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जब होता है तब वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के कीबोर्ड नहीं चलते, कोई टेक्निकल इशू आ जाता है यूजुअली। इसी वजह से 5 मिनट का हम टाइम ऐसा लेके चलेंगे कि अगर कोई इशू आ गया, इन केस टेक्निकल इशू एग्ज़ाम के टाइम, तो भी हम अपना पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव सेक्शन करके आएँ और प्रॉपरली करके आएँ, ताकि हमारे मैक्सिमम मार्क्स आएँ। तो हमारे पास सिर्फ 25 मिनट हैं। 25 मिनट में हमें लेटर भी लिखना है और हमें एसे भी लिखना है। अगर आप मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी से लेटर लिख रहे हैं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो आराम से 5 to 7 मिनट्स में आपका लेटर हो जाएगा। एसे के लिए आपको मिलेंगे 15 से 20 मिनट। तो आपको 15 मिनट में अपना एसे ईजिली आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि टॉपिक कौन सा चूज़ करना है। जो आपको 3 टॉपिक गिवन होंगे उसमें जैसे आप देखिए, फर्स्ट टॉपिक ऐसा होगा जो होगा रीसेंट न्यूज़ से रिलेटेड, और वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल टॉपिक हो सकता है, जैसे कि रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अमिस्ट मिडल ईस्ट टेंशंस। ये एक रीसेंट टॉपिक है, ये न्यूज़ से रिलेटेड है और ये एक हाई लेवल टॉपिक है। आपको इसके बारे में सारी डिटेल्ड इन्फो पता होनी चाहिए, तभी आप इसको लिख सकते हो। जो सेकंड टॉपिक है वो है बैंकिंग से रिलेटेड, डिजिटल पेमेंट्स। जो थर्ड टॉपिक है वो है एक वेग टॉपिक, गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब विच इज़ बेटर। तो अगर आप मेरे अकॉर्डिंग जाओ तो आपको बैंक से रिलेटेड टॉपिक चूज़ करना चाहिए, फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड, जैसे कि डिजिटल पेमेंट्स यहाँ पे गिवन है। क्योंकि ये एक जनरल टॉपिक है, ये एक एवरेज टॉपिक है, ना ही बहुत ज़्यादा टफ है ना बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें आप इजीली आप इसको कवर कर सकते हो अपने पेपर में। इजीली आपके माइंड में थॉट्स आ जाएंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि आप बैंक की आपने बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ी है, तो आप वहाँ से भी एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर सकते हो इसमें। वैसे चॉइस आपकी है, आपको जो टॉपिक अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि सॉफ्टवेयर आपके चेक करेगा ग्रामर, आपके फुल स्टॉप्स, आपके कैपिटल लेटर्स, सब कुछ चेक करते हुए चलेगा। वो ये नहीं चेक करेगा कि आपने न्यूज़ या फिर फैक्ट्स कितने अच्छे लिखे हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, बट हाँ, आप जो भी चीज़ लिखो वो एक स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके एसे का। तो मैं इस समय चूज़ कर रहा हूँ सेकंड टॉपिक, डिजिटल पेमेंट्स। आपका जो एसे होगा वो आप उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, यानी कि 3 पैराग्राफ्स रखोगे। जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो होगा इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में क्या बात करनी है? इंट्रोडक्शन में हम लोग एक ब्रीफ आउटलाइन देंगे हमारे टॉपिक के बारे में। तो हमारा टॉपिक है डिजिटल पेमेंट्स। अब हम शुरू करेंगे डिजिटल पेमेंट से, बट ये गलती हमें नहीं करनी है। ये गलती मैक्सिमम बच्चे कर देते हैं अपने एग्ज़ाम में। हमें अभी स्टार्ट नहीं करना है, हमें सबसे पहले अपना टॉपिक मेंशन करना है। वो हम कैसे करेंगे? हम लोग उस टॉपिक को लिखेंगे यहाँ पे कि हमने कौन सा टॉपिक चूज़ करा है।
हमने चूज़ करा है ऑप्शन बी, तो हम यहाँ पे बी लिखेंगे एग्ज़ाम में। उसके बाद हम नीचे जाएंगे नेक्स्ट लाइन में और वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लिखना अपना एसे। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना टॉपिक मेंशन करना भूल जाते हैं। अगर आपने अपना ऑप्शन मेंशन नहीं करा, इस बात को नोट कर लीजिए, अगर आपने इसको मेंशन नहीं करा तो आपका आंसर चेक नहीं होगा, और अगर चेक हो भी गया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे एसे के। ये मिस्टेक भूल के भी नहीं करनी है, याद रखिएगा। आपको अपना ऑप्शन मेंशन करना है जिस पे आप ऐसे लिखने वाले हैं। तो हमने बी ऑप्शन मेंशन कर दिया। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में हम सिर्फ 2 लाइन्स लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक जनरलाइज्ड लाइन जो करंट स्टेट को रिफ्लेक्ट करे, यानी कि डिजिटल पेमेंट्स। तो डिजिटल पेमेंट्स ने क्या करा है इस बारे में हम लिखेंगे, डिजिटल पेमेंट्स हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द वे वी कैरी आउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस in the 21st सेंचुरी। सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ हमने लिख दिया डिजिटल पेमेंट्स के बारे में, हमने सेलेक्ट करा था। डिजिटल पेमेंट्स हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द वे वी कैरी आउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द 21st सेंचुरी। हमने एक जनरलाइज्ड लाइन दी, एक आउटलाइन दी कि डिजिटल पेमेंट्स ने क्या चेंज लाया है। अब हम बात करेंगे डिजिटल पेमेंट्स के बारे में कि डिजिटल पेमेंट्स है क्या। डिजिटल पेमेंट्स refers to the transfer of funds from one entity to the other via electronic means। ठीक है, अब हम लोगों ने डिजिटल पेमेंट्स की डेफिनेशन दी है कि डिजिटल पेमेंट्स किसको कहते हैं। डिजिटल पेमेंट्स किसको कहते हैं हम लोग, जब हम लोग यूपीआई क्यूआर कोड इससे हम लोग पैसे भेजते हैं या फिर हम लोग इंटर बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, यही सब डिजिटल पेमेंट्स है जो आप लोग फ़ोन से करते हो अपने। तो उसकी एक डेफिनेशन दे दी हमने। फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया देना है कि वो चीज़ है क्या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिखा डिजिटल पेमेंट्स हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द वे वी कैरी आउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द 21st सेंचुरी। अब हम बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स की डेफिनेशन की। सेकंड लाइन में आप डेफिनेशन दोगे, चाहे कोई भी टॉपिक आ जाए, कोई भी टॉपिक आए आप डेफिनेशन बता देना। डिजिटल पेमेंट्स रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन एंटिटी टू द अदर वाया इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इंस्टेड ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, फिजिकल फॉर्म्स यानी कि कॉइन्स, नोट्स, गोल्ड, इसके अलावा हम लोग डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं जो कि होता है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू। आप एक नंबर्स टाइप करते हो अपनी स्क्रीन पे और इंस्टेंटली पैसे भेज देते हो। बस हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। सिर्फ 2 लाइनें लिखनी है क्योंकि हमें 250 वर्ड्स की वर्ड लिमिट भी मेंटेन करनी है, इसलिए 2 लाइनें लिखेंगे फर्स्ट पैरा में। अब हम आएंगे सेकंड पैरा में। सेकंड पैरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कंटेंट आपका सेकंड पैराग्राफ में होगा। फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रो दे दिया, अब सेकंड पैराग्राफ में इसको डिटेल में हम लोग इसके बेनिफिट्स और इसके डिसएडवांटेजेस दोनों कवर करेंगे ताकि एक बैलेंस्ड व्यू मिल पाए कि डिजिटल पेमेंट्स आखिर क्या है, इसके प्रोज हैं, क्या है इसके कॉन्स हैं। तो अब हम एक जनरलाइज्ड लाइन लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक जनरलाइज्ड लाइन डालेंगे, डिजिटल पेमेंट्स, या फिर लिख सकते हैं डिजिटल फॉर्म्स, digital form of payments has truly revolutionized our lives and it has many एडवांटेजेस।
ठीक है, इससे हमने एक आइडिया दे दिया कि हम लोग इस पैराग्राफ में एडवांटेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्टली, अब आप ऐसे पॉइंट वाइज लिखोगे, पहले आप लिखोगे फर्स्टली, फिर आप सेकंड लाइन में लिखोगे सेकंडली, फिर आप लिखोगे थर्डली। इससे आपके पैराग्राफ में कोहेरेंस रहेगी, ऐसा लगेगा कि हाँ वेल पुट टुगेदर है आपका ऐसे, हर चीज़ आपने एक सिस्टमैटिक वे में लिखी है। अब हमने पहले बताया कि अब हम इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, अब हम फर्स्टली लिख रहे हैं। फर्स्टली का मतलब अब हम पहली एडवांटेज की बात कर रहे हैं। फर्स्टली, डिजिटल पेमेंट्स अब ऐसे एग्जाम में अगर आप बैक स्पेस करोगे तो यूजुअली वो ऊपर जाके पुराने वर्ड्स को डिलीट कर देगा, तो आपको ध्यान से अपना ऐसे लिखना है। और अगर आपको वापस जाना है कोई वर्ड करेक्ट करने के लिए, तो आपको लेफ़्ट और राइट जो एरो कीज़ होती हैं आपकी कीबोर्ड में, उससे आप जा सकते हो, जैसे अभी मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, और कोई मेथड नहीं है वापस जाने का, आपको एरो कीज़ के थ्रू ही आप वापस जाओगे। फर्स्टली, डिजिटल पेमेंट्स, अब फर्स्ट बेनिफिट हम बता रहे हैं। फर्स्टली, डिजिटल पेमेंट्स have provided a seamless service to the common people for carrying out daily financial transactions। ठीक है, एक सीमलेस सर्विस प्रोवाइड करी है डिजिटल पेमेंट्स ने टू द कॉमन पीपल, यानी कि जनरल पब्लिक को। जैसे हम लोग ईजिली आजकल गूगल पे या फिर यूपीआई या फिर एनी मेथड के थ्रू हम लोग डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, तो वो हमने बता दिया, ये फर्स्ट एडवांटेज है। अब हम सेकंड एडवांटेज की बात करेंगे। सेकेंडली, ये तो हमने जनरल पब्लिक की बात कर ली, अब हम लोग गवर्नमेंट्स की बात कर देते हैं। एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, कॉमा फुल स्टॉप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं फिर से एम्फसाइज कर रहा हूँ। जैसे सेकेंडली लिखा तो उसके बाद कॉमा लगाया। एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, इट हैज़ लेड टू ग्रेटर टैक्स कंप्लायंस ठीक है, एंड ट्रांसपेरेंसी। अब हमने बताया कि गवर्नमेंट्स के लेवल पे क्या बेनिफिट है कि टैक्स कंप्लायंस जो है वो बढ़ गई है, हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी है, बिकॉज डिजिटल पेमेंट्स ऑलवेज लीव अ ट्रेल। डिजिटल पेमेंट्स की हमेशा एक ट्रेल होती है, इजीली उसको ट्रेस कर सकते हैं हम, इसीलिए उसकी ग्रेटर टैक्स कंप्लायंस है और ट्रांसपेरेंसी भी है। तो गवर्नमेंट्स के लेवल पे भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब हम लोग इसका तीसरा बेनिफिट गिना देते हैं एक और। थर्डली, डिजिटल पेमेंट्स हैव इंक्रीज द इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ नेशंस। अब हमने एक इंटरनेशनल लेवल पे बात कर ली कि अलग अलग नेशंस का इकोनॉमिक आउटपुट भी डिजिटल पेमेंट्स की वजह से बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ ईज ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ट्रांजैक्शंस। अब वो टाइम नहीं है कि आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करना होता था तो आपको अपने बैंक को विजिट करना होता था। अगर आप एक बिज़नेस ओनर हैं, आपको अपना बिज़नेस ऑनलाइन ले जाना है, आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो, तो ईजिली आप डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी आप पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट रिसीव कर सकते हो। इसीलिए डिजिटल पेमेंट्स ने नेशंस का इकनॉमी भी इम्प्रूव कर दी है। जैसे देखिए, ये बात करते करते हमने बिकॉज वर्ड में मिस्टेक कर दी यहाँ पे, तो कैसे जाएंगे वापस? लेफ़्ट एरो की से BEC।
अगर ये मिस्टेक मैं अभी करेक्ट नहीं करता तो क्या होता, ये होता कि जो सॉफ्टवेयर है वो इस मिस्टेक को पकड़ के मार्क्स डिडक्ट कर देता। ये मत सोचिएगा कि एक बार आपने ऐसे लिख लिया उसके बाद आप वापस जाके पूरा ऐसे फिर से पढ़ोगे। हर लाइन को लिखने के बाद उस लाइन को रीड करना है। इसीलिए मैं आपको वो वर्ड लाइन एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ बार बार, ताकि मैं उस लाइन को दोबारा रीड कर पाऊँ एंड उसकी सारी मिस्टेक्स कवर कर पाऊँ। अब इस ऐसे में अगर और भी कोई मिस्टेक है, मैंने अगर मिस कर दी है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। थर्ड सेंटेंस मैंने आपको पढ़ा देखा, बिकॉज में एक मिस्टेक थी तो उसको मैंने करेक्ट कर दिया। तो आपको बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर जनरल वे में भी बात करोगे ऐसे में तो वो चल जाएगा, उसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। बस आपका वेल पुट टुगेदर होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, एक फॉर्म आपको फॉलो करना है। शुरू में इंट्रोडक्शन देना है फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में आपको उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसी चीज़ें गिनानी है। कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं करना है आपको। फुल स्टॉप हर जगह यूज़ करना है जहाँ भी होता है सेंटेंस के एंड में। फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली जैसे हम लिख रहे हैं तो वहाँ कॉमा लगा रहे हैं प्रॉपर, ठीक है। हर सेंटेंस को लिखने के बाद उसको रीड कर रहे हैं ताकि कोई भी ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, कोई वर्ड हमने ऐड या फिर मिसिंग तो नहीं है। ये हमने बता दी इसकी एडवांटेजेस। बट से अच्छा आप यूज़ कर सकते हो वर्ड हाउएवर, जब आप इसका कुछ ड्रॉबैक बता रहे हो। हाउएवर, कॉमा, इन इंडिया digital payments have a long way to go because, देखिए बिकॉज में फिर से मैंने एरर कर दिया, बिकॉज ऑफ पुअर डेटा कनेक्टिविटी इन बैकवर्ड एरियाज। बिकॉज ऑफ पुअर डेटा कनेक्टिविटी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी पुअर रहती है बैकवर्ड एरियाज में, इसी वजह से डिजिटल पेमेंट्स अभी प्रॉपरली इंडिया में सेटअप नहीं हो पाए हैं। ये हमने इसका एक ड्रॉबैक बता दिया, ठीक है। देयरफॉर इसका अब हम आगे का सॉल्यूशन बता दे रहे हैं। प्रॉपर इंटरनेट infrastructure is required to ensure feasibility of digital payments जब आप टाइप करोगे ऐसे जब एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक साथ टाइप कर रहे होंगे, आपको सारे कीबोर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। वहाँ पे आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसी के साथ आपको अपने ऐसे में इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी एरर ना हो आपसे। जो भी मैं एरर कर रहा हूँ वो मैं साथ के साथ ठीक करता हुआ चल रहा हूँ। ऐसे ही आपको भी करना है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एरर्स को अवॉइड कर सकते हो, बट हाँ, जो भी आप एरर कर रहे हो उसको उसी टाइम पर आपको करेक्ट भी करना है। देयरफॉर प्रॉपर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रिक्वायर्ड to ensure feasibility of digital payments at all places in India। तो हमने इसका सॉल्यूशन भी दे दिया। विद दिस हमने इसको एंड कर दिया है। अब हम फाइनली थर्ड पैराग्राफ पे आ गए हैं, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ में हम लोग एक फाइनल कंक्लूजन पे आ जाएंगे। अब हम लिख देंगे डिजिटल पेमेंट्स हैव truly led to development of nations at all levels। हमने सारे लेवल्स की बात करी, हमने इंडिविजुअल लेवल की बात करी, हमने गवर्नमेंट्स के लेवल की बात करी, हमने इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लेवल की बात करी। तो अब हम बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स हैव ट्रूली लेड टू डेवलपमेंट ऑफ नेशंस एट ऑल लेवल्स।
अब हमने एक फिर से अपनी प्रीवियस लाइन को रिपीट करते हुए उसके बारे में लिख दिया, अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, अ प्रॉपर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर will ensure will lead to, अब हम बता रहे हैं कि हाँ एक प्रॉपर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए डिजिटल पेमेंट्स की सस्टेनेंस के लिए, सस्टेनेंस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन द लॉन्ग टर्म। दैट्स इट। 2 लाइन्स आपने लिखी इंट्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद आप आए अपने सेकंड पैराग्राफ के ऊपर, उसमें आपको 6 to 7 लाइन्स लिखनी है, ठीक है। और थर्ड पैराग्राफ जो है वो आपका कंक्लूजन है, तो उसमें आपको 2 लाइन्स लिखनी है। आप टॉपिक कौन सा चूज़ करोगे? आप टॉपिक वो चूज़ करोगे जिसके बारे में आप इजीली लिख सकते हो एग्जाम में। आपको बस उसी टॉपिक पे जाना है, ठीक है, उसी टॉपिक को पकड़ना है। अब बहुत से बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ पे मिलेंगे जो एसए में पूछे जा सकते हैं इस साल। तो मैं फिर से इसी बुक के बारे में आपको बता देता हूँ, जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की ई बुक है। इसमें देखिए, इसमें सारे के सारे लेटर के फॉर्मेट दे रखे हैं, कहाँ पे कॉमा, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, सब बता रखा है। सैम्पल लेटर्स दे रखे हैं आपके पढ़ने के लिए, आप वहाँ से लाइंस उठा सकते हो अपने एक्चुअल एग्जाम में। बात करते हैं एसए की, तो एसए के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं जो 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको लेटेस्ट एडिशन में मिल जाएंगे। ये 2022 का एडिशन है जो मैंने यूज़ करा था, ठीक है। तो इसमें तो पुराने टॉपिक्स दे रखे हैं। एसए राइटिंग का क्या फॉर्मेट होना चाहिए सब दे रखा है। हाउ टू टाइप फास्ट इन डिस्क्रिप्टिव ये भी बता रखा है इसमें। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेटर के और एसए के दे रखे हैं इसमें, वो भी दे रखा है, ठीक है। तो इस बुक का लिंक मैं दे दूंगा आपकी हेल्प के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में। जो भी बच्चा प्रॉपरली अगर डिस्क्रिप्टिव को कवर करना चाहते हो तो इस बुक को ले लो और इससे अपनी प्रिपरेशन ज़रूर करो। सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।